नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार जॉब इन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, एकदम खुशहाल होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जॉब इन का भी यूट्यूब पर पहला ही दिन है और हम लोगों का भी पहला ही दिन है, तो आपके मन में बहुत सारी चैनल को लेकर शंकाएं भी होंगी कि चैनल किस बारे में है, कैसे है, यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मैं कुछ चीजों की प्यारे बच्चों चर्चा कर देता हूँ, फिर हम लोग एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स को लेके किस तरीके से धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होंगी, बहुत सारी चिंताएं भी होंगी पहली क्लास लेने के बाद, और उन चिंताओं का होना स्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं है कि वो चिंताएं आपकी जायज नहीं है, आपकी चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। और इस जगह कोई भी होगा तो नॉर्मल व्यक्ति के मन में ये सारी चीजें बातें तो आएंगी ही। तो आपके मन में ऐसी बातें हैं तो बिल्कुल सही है, परेशान ना हो आप। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अभी के लिए जो हम लोग यहाँ इस चैनल पे जो जॉब इन के प्लेटफॉर्म पे अभी हम जीएस स्पेशल डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, जीएस स्पेशल। हम आगे समय में भी हम बहुत सारी चीजें जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और आगे आगे इस प्लेटफॉर्म को मैं ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा, वो एक बात अलग है सारी चीजें। बट अभी जो हम लोग बढ़ेंगे वो अभी बढ़ेंगे हम सिर्फ जीएस स्पेशल को लेकर, और जीएस स्पेशल में भी बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो देख लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखना है, जीएस स्पेशल के अंतर्गत मैं जो आपको जीएस पढ़ाऊंगा वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर में एसएससी सीजीएल के लिए आपको अलग से जीएस पढ़ाऊंगा या सीडीएस के लिए अलग से पढ़ाऊंगा या बेटा असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अलग से पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जीएस तो सबका एक होता है। यदि आप पहले से आपको ये आदत है कि नहीं हम एसएससी के लिए जीएस अलग से पढ़ते हैं, ग्रुप डी का अलग पढ़ते हैं, ग्रुप ए का अलग पढ़ते हैं, ग्रुप बी का अलग पढ़ते हैं, तो शायद ये एक सही विद्यार्थी का एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि जीएस तो सभी का एक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, आपको यहाँ ग्रुप डी से लेकर, बेटा ध्यान रखना है कहां से लेकर, ग्रुप डी। तो यहाँ पर आपको ग्रुप डी से लेकर और आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, कहां तक बेटा, यूपीएससी प्रीलिम्स। तो आपको यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स सरल भाषा में कहें बेटा तो आईएएस। तो मैं आपको यहाँ पर ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स तक को टच कराऊंगा। हाँ, एक बात और साफ कर दूं, मैं मेंस से हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मेंस के किसी भी टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। वो एक बात अलग है, कोई भी मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चित रहता है तो मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आऊं, वो एक अलग विषय है, लेकिन पर्टिकुलर में मेंस के टॉपिक्स पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स तक का पढ़ेंगे। तो यदि आप में से कोई भी बच्चा जिसका प्रीलिम्स नहीं होता है, मेंस बहुत अच्छा है, तो आप आइए इस चैनल पे, आराम से आपका इजीली यहां से प्रीलिम्स निकल जाएगा। और यहाँ पे आप चाहें साथ साथ यूपीएससी हो गया, यूपीएससी में आपका सीडीएस का एग्जाम हो गया, आपका असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, इसके साथ आपके एनडीए हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एनडीए के साथ साथ आपका स्टेट कमीशंस, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जिनके अपने ही कमीशंस हैं, वो एग्जाम कराती हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, यूपी का यूपी पीसीएस हो गया, बिहार का बीपीएससी हो गया, उसके अलावा राजस्थान का आरएएस हो गया, एमपी का एमपी पीसीएस हो गया, लोअर हो गया यूपी पीसीएस का लोअर, आरओ एआरओ हो गया, और उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे लेखपाल हो गया, और मैं बोलूं तो आपका जो एसआई है वो हो गया, यूपी एसआई है या बिहार एसआई है, ये सारे हो गए, और जितने भी पुलिस के एग्जाम्स हैं सारे। तो मैं एक उसमें कहूं तो यहाँ ऐसा नहीं है, आपको ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक का जीएस पढ़ाया जाएगा और एकदम संपूर्ण जीएस पढ़ाया जाएगा। और आपकी क्लास ये भी नहीं है कि मैं 4 दिन क्लास ले लूं, उसके बाद फिर धीमे धीमे अपनी जो क्वालिटी है उसमें गिरावट लेके आऊं, या फिर मैं ऐसा करूं कि बहुत सारी चीजों को, या फिर मैं पॉलिटी के सेगमेंट्स या पॉलिटी पूरा क्लियर करने के बाद और फिर उसके बाद कहीं पे अपनी पेड क्लासेस देने लग जाऊं। नहीं, मैं आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पर इस जगह पर पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा, पॉलिटी के बाद साइंस, साइंस के बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद सारे सेगमेंट, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, मैं सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस कराऊंगा। तो यहाँ पर
यदि आप में से कोई बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो बस उन बच्चों के लिए एक मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है कि वो बच्चे इस जगह इस प्लेटफॉर्म पर आए जो अपने सिलेक्शंस के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, वे बच्चे जो पढ़ने के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हैं वो यहाँ पर आए मेरे इस प्लेटफॉर्म पे और आराम से अपनी जो तैयारी है उसको बहुआयामी बनाए यहाँ से, इस चैनल के माध्यम से। तो हम लोग यहाँ पे बेटा इस तरीके से जीएस पढ़ेंगे। तो आज बेटा हम लोग जो हमारा पहला सेगमेंट होगा, तो अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, तो अब धीमे धीमे हैं जो आपकी जिज्ञासाएं हैं वो शायद कम होने लगेंगी और धीमे धीमे मैं क्लास के दौरान भी आपसे बातें करता रहा करूंगा और आपकी फिर भी जिज्ञासाएं हैं मैं समाधान नहीं कर पाता हूं, आप कमेंट्स के माध्यम से भी वीडियोस आप देखते हैं उसके बाद कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को पढूं और पढ़ने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं यदि अमल लाने योग्य हैं तो मैं उन पर अमल भी लेके आऊं। तो प्यारे बच्चों, पहला हम लोगों का सब्जेक्ट होगा जहां से मैं स्टार्ट करूंगा, जो हमारा पहला सेगमेंट होगा वो है बेटा पॉलिटी। क्या है प्यारे बच्चों? पॉलिटी है। क्या है? पॉलिटी। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा पहला पॉलिटी। हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना है बच्चों। देखिए अब पॉलिटी में भी प्यारे बच्चों क्या है, बहुत सारी शब्दावलियां हैं। तो पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं मान के चल रहा हूं, मैंने क्लास में पहले ही बोल दिया है कि मेरा जो अंतिम लक्ष्य है एक अच्छे टीचर का होना भी चाहिए कि मेरा उन बच्चों को है जो जीएस का या पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कुछ भी, उनको नहीं पता है, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसलिए तो हम लोग एकदम छोटी छोटी एकदम छोटी हैं, छोटी शब्दावली हैं। और ऐसा नहीं है कि वो शब्दावली बहुत बड़ी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम आपका लेवल तो बहुत बड़ा है, तो आपके लेवल से तो कम ही है वो शब्दावलियां, और हम लोग छोटी छोटी शब्दावलियों को समझते चलेंगे, क्योंकि पॉलिटी के किसी चैप्टर को कराने से पहले उन शब्दावलियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं वो शब्दावलियों से भी प्यारे बच्चों बन जाते हैं। तो हम लोग पॉलिटी की कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं उनको मैं करा देता हूं और उनको हम पढ़ लेते हैं। और दो बच्चे चीजें ध्यान रखनी है, आपको याद नहीं करनी है कोई भी चीजें। क्या? ये बीच में भी मैं बताऊंगा क्यों याद नहीं करनी है, क्या याद नहीं करनी है चीजों को। तो पढ़ना कैसे है? आप कहोगे आखिरकार सर जब आप बहुत सारी चीजों को याद करने के लिए मना कर रहे हैं तो आखिरकार हम लोग पढ़ेंगे कैसे? तो बेटा मैं आपको बता दूं, मैं चीजों को आपको याद नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं आपको चीजों को सिखाऊंगा जिससे सारी चीजें एकदम आसान हो जाएं और आप चीजें याद की हुई कभी काम भी नहीं आती हैं। तो आपको याद नहीं करना है, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से सारी चीजों को कि सारी चीजें आपके माइंड में वहीं की वहीं फिट हो जाएंगी और आपको कुछ नहीं करना है। तो बस घर पे जाके जो नोट्स है आप बना रहे हो उसका बार बार रिवीजन करते रहना है। तो करना क्या है आपको? तो सबसे पहले वे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम आते हैं, जो अचानक यूट्यूब पे आए और चैनल को देखा उसके बाद और सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा इस क्लास को ऐसे लें जैसे आपकी एक ऑफलाइन क्लास है। मान लीजिए आप बिल्कुल, और इसी प्रकार में जैसे ऑफलाइन में हम लोग बोर्ड यूज कर सारी चीजें वही हैं, तो आप मान के चलिए आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल। और आपको अपना एक जो भी रजिस्टर है वो मेंटेन करिए और एक पेन जो भी एक लेते हैं, दो आप पेन रखिए, एक कॉपी रखिए और अपनी स्टडी टेबल पर प्रॉपर बैठ जाइए, क्योंकि सारी चीजें काम तभी आएंगी जब उसको आप पर्टिकुलर क्लास की तरह लेते हैं। आपको पहले ही अपना माइंड सेट ये बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं रेगुलर इस टाइम पर अपनी क्लास को लूंगा। आप कोई भी समय निर्धारित कर लीजिए उस समय पर। तो प्यारे बच्चों हम लोग पॉलिटी की शब्दावलियों पे आते हैं, कुछ छोटी छोटी शब्दावलियां हैं। तो हम लोगों की जो पहली शब्दावली है बच्चों वो है लोकतंत्र। क्या है बच्चों? लोकतंत्र। लोकतंत्र आपने बच्चों ये शब्द है ना बार बार सुना भी होगा, लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डेमोक्रेसी। आपने समय समय पर सुनते भी रहे होंगे और सुना भी होगा, क्योंकि अक्सर समय समय पर डिबेट्स हो रहती है कि भारत में लोकतंत्र की
हत्या हो रही है, क्या है। तो आखिरकार आप जब भी सुनते होंगे डिबेट्स होती हैं तो समझ नहीं आता होगा आखिरकार ये लोकतंत्र क्या है। तो आज हम इस तरीके से इसको सीखेंगे कि आप इसके बाद कभी भी, और ध्यान रखिएगा, इसके बाद कभी नहीं आप भूलेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। तो हम लोग बेटा करते क्या है, देखो आसान भाषा में ना इसकी हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं। मैं कहूं तो संधि विच्छेद कर देता हूं, मैं इसको कुछ शब्दों में तोड़ देता हूं चीजों को। और कभी भी आप पढ़ते हैं तो चीजों को तोड़ना सीखिए धीमे 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 धीमे। अब जैसे ही चीज टूटती है ना तो उनका रूप है जो एकत्रीकरण में जो बड़ा रूप होता है वो शब्दों को तोड़ तोड़ के हल्का हो जाता है। तो मैं इस शब्द को तोड़ देता हूं 2 पार्ट्स में। तो एक बेटा जो होगा वो होगा लोक, क्या होगा प्यारे बच्चों मेरे, लोक। और दूसरा जो होगा हम लोगों का क्या होगा बच्चों, अगला होगा हम लोगों का तंत्र। क्या होगा बच्चों, तंत्र होगा। तो आखिरकार अब देखते हैं हम ये लोक क्या है। तो देखिए बच्चों ये लोक क्या है। अच्छा क्या आपने कुछ लोक से मिलता जुलता कभी कोई शब्दावली सुनी है जो आपके हमेशा प्राय आपके प्रयोग में जिसको आप करते रहे हो? तो बिल्कुल आपने एक सुना होगा वर्ड परलोक, अक्सर सुना होगा, अक्सर नहीं, अक्सर मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, हमेशा सुना होगा आपने एक वर्ड परलोक। और ये वर्ड किस स्थिति में आपने सुना होगा, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई दादा दादी जी हैं, बुजुर्ग हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है, तो उस स्थिति में लोग बोलते क्या है कि फला फला व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, तो बोलते हैं वो फला व्यक्ति थे वो परलोक सिधार गए। कहां चले गए, परलोक सिधार गए। आखिरकार इसको परलोक क्यों बोलते हैं, हमें ये बेटा देखना पड़ेगा क्यों बोलते हैं। और इसी का जो लिंकअप है वो लोक से है। तो परलोक क्यों बोलते हैं, देखिए बेटा परलोक शायद उसको इसलिए बोलते हैं कि इस लोक में जो समस्याएं हैं, यहां पर इस पृथ्वी पर जो समस्याएं शायद वो परलोक में, वहां स्वर्ग में दूसरे स्थान पर जाने के बाद शायद वहां पे ये समस्याएं रोज की किचपिच है, जो किड़पिड़ है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो जीवन की भागदौड़ है, पुलिस कचहरी के मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं, और आपकी जितनी भी समस्याएं, शायद ये सारी समस्याएं वहां पर नहीं होंगी। क्या होगा, एकदम हरा भरा सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी एकदम, और पर्यावरण टाइप का कुछ ऐसा होगा, यही होगा ना शायद, कुछ ऐसा होगा शायद, इसीलिए लोग उसको क्या बोल देते होंगे बेटा, परलोक बोल देते होंगे। क्या बोल देते होंगे, परलोक। तो मैं कहूं तो बेसिकली लोगों का जो रेस्पेक्ट है वहां पर उनके रेस्पेक्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, यही तो होगा परलोक में। आपको वहां कोई कुछ बोल नहीं सकता आपसे, ना आपको कुछ करना है, खाना मस्त हो गया, वहां कोई टेंशन ही नहीं है, आपको नहीं समझ में आया तो इसीलिए उस चीज को आप क्या बोलते हो, परलोक बोलते हो। तो बेटा इस शब्द का यहां का लिंकअप है और हम वही देखते हैं। तो देखिए लोक किसको बोलेंगे बेटा, तो लोक का मीन तात्पर्य जो होता है वो होता है, लोक मीन्स जहां व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो। बेटा क्या सुनिश्चित हो, गरिमा सुनिश्चित हो। तो बेटा अब देखते हैं आखिरकार ये गरिमा क्या है। गरिमा को मैं बेटा अंडरलाइन कर देता हूं। क्या कर रहा हूं, गरिमा को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। तो गरिमा क्या होता है, इंग्लिश में हम इसी के लिए एक वर्ड होता है डेकोरम। क्या होता है बेटा, एक वर्ड है आपका डेकोरम, इसी को बोलते हैं डेकोरम। क्या होता है, डेकोरम। तो बेटा गरिमा किसको, तो देखिए गरिमा एक तरीके से सेल्फ रेस्पेक्ट। तो जहां भी जिस जगह पर व्यक्ति का सेल्फ रेस्पेक्ट, परलोक में क्या था, वहां व्यक्ति का सेल्फ रेस्पेक्ट, उसका जो रेस्पेक्ट है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो सारी चीजें थी, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उस लोक को परलोक। तो जहां भी व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी, गरिमा सुनिश्चित हो, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट एकदम सुनिश्चित होगा, उस चीज को क्या बोलेंगे, लोक बोलेंगे। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, लोक। तो मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो लोक कुछ और नहीं है बल्कि आप लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट ही क्या है, लोक। तो इस यहां पर इस पृथ्वी पर लोक उसको बोलेंगे जहां व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी। और प्यारे बच्चों ये गरिमा आप ही बताइए किसके माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, जिस प्रकार एक घर में बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, बताइए हम इस देश को चला रहे हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। मान लीजिए अभी अचानक से कोई पुलिस वाला आपके दरवाजे पर आ जाए, बोल दे भाई चलो अभी चलो
लेके आपको, आप कहेंगे भाई ऐसे क्यों, कहेंगे कि नहीं, उसको कारण पूछेंगे, बताइए मुझे पहले कारण बताइए, आप मुझे मेरी गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, बिल्कुल। तो ये आपको जो पूछने का अधिकार दिया है वो किसने दिया, संविधान ने। इस देश के कुछ रूल्स हैं, उन्होंने आपको क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दिया। और अधिकार क्यों दिया, जिससे आपकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ छेड़छाड़ ना कर सके प्यारे बच्चों। इसीलिए तो हम कहें तो आपकी जो ये गरिमा है वो किसके माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, तो संविधान के माध्यम से। बेटा किसके माध्यम से प्यारे बच्चों, किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। और संविधान में भी बच्चों किसके माध्यम से, संविधान में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि संविधान क्या होता है, लेकिन आगे। तो प्यारे बच्चों संविधान में भी क्या, जो हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे पता है प्रस्तावना है आपको संविधान में, प्रस्तावना है, प्रस्तावना, और क्या है, कुछ नागरिक अधिकार हैं जिनको आप नागरिकता बोलते हो, नागरिकता बोलते हैं, ठीक है। और कुछ मेरे नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको हम बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपके कर्तव्य भी तो बनते हैं देश के प्रति। तो इसी प्रकार हर चीज इस संविधान में है, और इन सारी चीजों के माध्यम से, इन सारे एलिमेंट्स के माध्यम से क्या सुनिश्चित है बेसिकली, तो एक संविधान के ये तत्व हैं जिनके माध्यम से क्या सुनिश्चित हो रही है, आपकी गरिमा सुनिश्चित हो रही है। तो यहां तक पक्का बच्चों, मैं मान के चलता हूं, या मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग तंत्र किसको बोलते हैं, देखिए इस तंत्र को समझने से पहले, ये वो वाला तंत्र नहीं है तांत्रिक वाला, आप लोग गलत समझ जाएं, वो वाला तांत्रिक नहीं है, ये एक तंत्र है जिसको इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार, अच्छा आप ही बताइए, क्या जब हम एक देश, ये तो इतना बड़ा देश है, एक कंट्री है इतना बड़ा, जो बहुत सारे लोगों से क्या बनता है, परिवार बनता है, बहुत सारे परिवारों से एक मोहल्ला बनता है, बहुत सारे मोहल्लों से आपका एक कस्बा है वो बनता है, बहुत सारे कस्बे मिल जाते हैं तो एक जिला बन जाता है, बहुत सारे जिले बन जाते हैं तो एक, हम कहें तो आपका राज्य बन जाता है, बहुत सारे राज्यों को मिला के एक देश बन जाता है। तो जब हम लोग, परिवार नामक सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार। तो मैं परिवार पे आऊं, तो आप ही बताइए, अपने अपने घर को अपने ध्यान में रखिए कि आपके घर को चलाने के लिए क्या एक सिस्टम की जरूरत नहीं है, बताइए, आप ही सोचिए, बिल्कुल होगी कि नहीं होगी। तो आपकी, जिस प्रकार आपके घर को रन करने के लिए, जैसे आपके घर में जो सबसे ज्यादा जिनकी चलती होगी वो शायद होंगे जो सबसे बड़े हैं, वो कौन है, दादाजी। कौन है बेटा, दादाजी। तो इस देश के, तो ध्यान रखना है, एक परिवार में जिस प्रकार सबसे बड़े दादाजी, वो एक बात अलग है कि उनकी घर में कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन जिस प्रकार एक परिवार में एक सिस्टम है कि सबसे बड़े दादाजी हैं, दादाजी के बाद पिताजी हैं, पिताजी के बाद, क्योंकि आपके घर पे देखिएगा कार्ड्स वगैरह आते हैं, शादी के आते हैं, तो उनपे बाकायदा दादाजी का नाम डला होता है, जो भी सम्मानित, समाज में सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं। ऐसे ही जो देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, देश के दादाजी, जैसे आपके परिवार के दादाजी हैं, वैसे ही एक व्यक्ति देश के दादाजी भी हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, सोचिए आप ही। तो इस देश के जो दादाजी हैं वो हैं राष्ट्रपति। कौन है प्यारे बच्चों, इस देश के दादाजी राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना है। तो आपसे कभी भी पूछे कि देश के, तो आप बिल्कुल गैस कर लीजिए छोटी छोटी चीजों को, कि जैसे देश के हमारे राष्ट्रपति, परिवार के दादाजी होते हैं सबसे बड़े, ऐसे ही एक देश में सिस्टम है और देश के दादाजी कौन हैं, राष्ट्रपति हैं। अच्छा ठीक है, आप ही एक चीज फिर मुझे ड्राइव करिए। देखो भारतीय संविधान में क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक अध्यक्ष हैं, बेसिकली इनके पास शक्तियां नहीं है ज्यादा, वास्तविक जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो ये नहीं करते हैं राष्ट्रपति, वो करते हैं प्रधानमंत्री। तो आप अपने परिवार में ही देखिए, क्या दादाजी परिवार रन करते हैं, नहीं, परिवार जो सारी शक्ति होती है, पावर होती है, आपके घर में ही देखिए, आपके यदि दादाजी 90 साल के हैं या 80 साल के हैं और वो किसी चीज की आपसे बार बार बोल रहे हैं आपसे, तो हो सकता है शायद आप अनदेखा कर दें, उनकी कोई ना सुने, लेकिन वो आपके पापा जी बोल रहे हैं तो भाग के जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि बाप तो आखिरकार
बाप ही होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर घर में क्या होता है, सब लोग पापा से डरते हैं, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है, ठीक है। और बाप में जो गुरूर है ना, बाप शब्द में, वो कहीं और दिखाई नहीं देता ऐसा। तो प्यारे बच्चों होगा क्या, तो इस देश में जिस प्रकार एक परिवार में किसकी चलती है, किसकी चलती है, बाप नामक व्यक्ति की, किसकी चलती है, बाप की मैं कहूं, एक पिता की चलती है। तो जिस प्रकार एक परिवार में पिता की चल रही है, उसी प्रकार एक देश का पिताजी कौन है, मैं कहूं तो देश के पिताजी हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन है बेटा, देश के पिताजी प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखना है, देश के पिताजी हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो देश के यही कारण है कि जो वास्तविक शक्ति है, जिसके पास पूरी पावर है, जिसको प्रयोग करते हैं, वो प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे आप चेहरा देखोगे किसका, मोदी जी का, और राष्ट्रपति के रूप में कौन दिख रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं, इसी प्रकार सिस्टम है इस देश में, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, फिर स्टेट्स के तौर पर राज्यपाल हो गए बेटा, राज्यपाल हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, फिर ऐसे ही सिस्टम है इस देश के अंदर। इस प्रकार से क्या है, एक देश के अंदर बेटा सिस्टम है। तो जिस प्रकार हम एक देश को चला रहे हैं, एक परिवार को चलाने के लिए सिस्टम की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए भी सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं कहूं तो ये सारे हम लोगों के क्या हैं, साधन हैं या साध्य हैं। अच्छा, हम लोगों का लक्ष्य क्या है, इस भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है लोकतंत्र का आपकी गरिमा सुनिश्चित करना, ये क्या है लक्ष्य। तो मैं कहूं ये है साध्य, साध्य को लक्ष्य भी बोलते हैं हम लोग, आप लोग। तो लक्ष्य क्या है या साध्य क्या है, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना। और बेटा ये किसके माध्यम से किया जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे संविधान के तत्व और एक सिस्टम के माध्यम से। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब साधन हैं, एक साध्य को पूरा करने के लिए सब साधन हैं। तो मैं कहूं तो अब इसके बाद लोकतंत्र की जो परिभाषा हम लोगों के आगे निखर कर आती है, वो क्या आती है प्यारे बच्चों, निखर कर ये आती है कि इस देश में एक जिस प्रकार एक परिवार में सिस्टम है, उसी प्रकार एक देश में सिस्टम है। और उस सिस्टम के माध्यम से, उस तंत्र के माध्यम से एक व्यक्ति की गरिमा को जहां सुनिश्चित किया जाता है, एक व्यक्ति की जहां गरिमा एकदम बनी हुई है, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट, वही क्या है लोकतंत्र प्यारे बच्चों। अब ध्यान रखना है, यदि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खतरे में है तो क्या खतरे में है, आपका लोकतंत्र खतरे में है। नहीं समझ में आया, समझ रहे होंगे, ठीक है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं और यहां तक कि ये सब आपको लोकतंत्र है वो भली भांति समझ में आया होगा। तो बच्चों हम लोगों की जो नेक्स्ट शब्दावली है, जो दूसरी शब्दावली है, वो इसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी दूसरी शब्दावली। तो प्यारे बच्चों और आपके लेवल से तो ये शब्दावलियां बहुत कम है, तो ऐसा नहीं समझना है बिल्कुल भी, धीमे धीमे सारी चीजें आपके समझ में। और आप तो ये सब पहले से जानते ही थे, मैंने कोई वो थोड़ी ना कर दिया है, ठीक है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों की जो दूसरी शब्दावली है, वो लोकतंत्र के बाद जो दूसरी शब्दावली है वो है प्यारे बच्चों गणतंत्र। क्या है बच्चों, गणतंत्र। अब देख लेते हैं, और इंग्लिश में जिसको रिपब्लिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। गणतंत्र क्या है, देखो बच्चों, अच्छा आप ही बताएं मुझे, डराइव करें, गणमीस क्या होता है। तो गणमीस होता है बेसिकली राज्य या देश। क्या होता है बेटा, राज्य या देश। और तंत्र मीन्स अभी जस्ट हमने सीखा, तंत्र मीन्स एक सिस्टम। तो हम ये कहें कि गणतंत्र मीन्स क्या होता है मिला जुला के, तो एक राज्य में जो सिस्टम है, एक राज्य के अंतर्गत जो सिस्टम है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गणतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गणतंत्र। लेकिन है क्या गणतंत्र की परिभाषा क्या निकल के आती है वो देखो। गणतंत्र में बेटा क्या होता है कि हम गणतंत्र उस देश को बोलेंगे कि बोलते भी हैं भारत एक कैसा राज्य है,
या कैसा देश है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे गणतंत्र है यहाँ। तो गणतंत्र का तात्पर्य ये है कि यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी है, यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन है, सर्वोच्च पद अभी हमने पढ़ा, इस देश का दादाजी कौन है, राष्ट्रपति। तो गणतंत्र का तात्पर्य है किसी देश का जो सर्वोच्च पद है, मैं ये कहूं तो राष्ट्रपति, जहां राष्ट्रपति जनता द्वारा क्या होगा, निर्वाचित हो, जनता द्वारा चुना जाए। आप जाके चुनो जिस व्यक्ति को, आप भाग लो, एक बात अलग है कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो बात अलग है, लेकिन आप जाके बाकायदा किसी व्यक्ति को चुनो, तो वो व्यवस्था कौन सी है, गणतंत्र। लेकिन कौन, सर्वोच्च, राष्ट्रपति। तो इसका तात्पर्य है देश का क्या बेटा, देश का सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, पदाधिकारी। और सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है बेटा, आपको भी पता है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। तो जब ये राष्ट्रपति हैं, वो जो राष्ट्रपति हैं क्या होंगे, तो ध्यान रखना है, देश के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, जब वो जनता के द्वारा चुने जाएं, क्या हो, चुने जाएं, जनता के द्वारा चुने जाएं बेटा, क्या होगा, जनता द्वारा चुने जाएं, जनता द्वारा चुने जाएं या निर्वाचित हो, संवैधानिक भाषा में बोलूं तो निर्वाचित। तो हम उसी व्यवस्था को बेटा क्या बोलते हैं, वही व्यवस्था, ये पूरी, जहां पर किसी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी या मेरे इस देश का जो राष्ट्रपति है वो भारत की जनता द्वारा यदि निर्वाचित हो रहा है, तो वहां कौन सा शासन है, गणतंत्र है। इसीलिए तो भारत के सापेक्ष में हम या भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत कैसा देश है, इस आधार पे देखें, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति आपको भी पता है निर्वाचित या चुने जाते हैं। वो एक बात अलग है कि हम लोग डायरेक्ट चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, हमारे जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है कि नहीं, एमपी एमएलए भाग लेते हैं। लेकिन ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आप परेशान ना हो। तो गणतंत्र बेटा क्या है, तो आपके समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों की जो अगली शब्दावली है बेटा, मैं उसकी ओर रुख कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों की जो नेक्स्ट शब्दावली है, जो अगली शब्दावली है, वह क्या है, अब उसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद आता है एक वर्ड आता है राजतंत्र। कौन सा वर्ड आता है बच्चों, राजतंत्र। आपने सुना है इसको, सुना होगा। देखो राजतंत्र क्या होता है, राज मीन्स राजा, तंत्र सिस्टम, बेसिकली जहां जो शासन है किसी देश में या किसी राज्य में, जहां सत्ता है वो किसमें के हाथ में हो, राजा के हाथ में। तो किसके हाथ में हो, राजा के हाथ में, उसी को क्या बोलते हैं, राजतंत्र। तो बेटा प्यारे बच्चों, राजतंत्र की परिभाषा ये है जो निकल के आती है कि जहां राजा का शासन हो, बेटा क्या हो, राजा का, जहां राजा का शासन हो, राजा का शासन। आप ही लोग मुझे डेराइव करिए। अच्छा बताइए, राजा का शासन होगा यदि जहां शासन राजा का होगा, वहां जो चीजें हैं वो वंशानुगत होंगी या गैर वंशानुगत, यानी जेनेटिकली चीजें आएंगी। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी राजा हैं कहीं के, तो अब उसका बेटा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, राजा। इसी को बोलते हैं आनुवांशिक। तो बताइए राजतंत्र में क्या आनुवांशिक होगा पद या गैर आनुवांशिक। तो आपको भी पता है, आपके जो मत निकल के आ रहे हैं वो कैसे निकल के आएंगे कि यहां जो होगा वो आनुवांशिक होगा। प्यारे बच्चों कैसा होगा, आनुवांशिक, आनुवांशिक। तो पद कैसा होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे आनुवांशिक होगा, आनुवांशिक पद। तो आनुवांशिक पद होगा। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ का जब जो शक्ति है या जो शासन है वो किसके हाथ में है, राजा। तो आप ही बताइए अल्टीमेटली जो पावर होगी वो अंतिम रूप से किसके हाथ में होगी, यानी जो सत्ता का केंद्र होगा, सत्ता का केंद्र होगा बेटा वो कौन होगा। मैं कहूं तो आप ही मुझे डेराइव करें, सत्ता का केंद्र कौन होगा, राजा होगा कि नहीं, क्योंकि सारी शक्ति राजा के हाथ में है। तो मैं कहूं तो शक्ति किसमें होगी, जनता में या विधियों में या राजा में, तो किसमें होगी, राजा में। तो हम बोल सकते हैं यहां राजा की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता बेटा किसकी होगी, राजा की, राजा की सर्वोच्चता हमेशा यहाँ ऐसे शासन में हमें राजा की सर्वोच्चता दिखाई पड़ेगी।
अच्छा नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों। अच्छा राजतंत्र की और क्या विशेषताएं इस आधार पे निकल के आती हैं? अच्छा आप ही बताइए। यहाँ पे जो केंद्र में होगा शासन, जो शासन चलेगा राजतंत्र में, वहां शक्तियों का पृथक्करण होगा या एकीकरण होगा। पृथक्करण का मतलब होता है बेटा शक्तियों का बंटवारा होना होता है पृथक्करण। और एकीकरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एकीकरण मतलब होता है कि सारे शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति के अंदर में आ जाएं, उसको बोलते हैं एकीकरण होना, एकीकृत। तो आप ही बताएं। तो आपको ही पता है कि शासन एक व्यक्ति के हाथ में है, राजा के में, इसका मतलब शक्तियों का क्या होगा? शक्तियों का केंद्रीयकरण। क्या होगा प्यारे बच्चों? शक्तियों का केंद्रीयकरण, शक्तियों का केंद्रीयकरण होगा। ध्यान रखना है ये चीजें आपको, यहां हमेशा शक्तियों का केंद्रीयकरण होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको राजतंत्र है वो समझ में आया होगा। अब हम लोगों की जो बच्चों अगली जो शब्दावली है उसकी ओर रुख करते हैं और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जो हम लोगों की अगली जो शब्दावली है वो क्या है उसकी ओर रुख करते हैं, ठीक है कि नहीं? उससे पहले सर मैं दो चीजें आपको बता देता हूं, अभी से धीमे धीमे साफ कर रहा हूं कि बेटा बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है। मेरी क्लास में याद, मैंने पहले भी आपको बोला है, मेरी क्लास में आपको याद करने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल याद आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं हंसी हंसी मजाक में हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पूछता भी हूं बच्चों से कि बताइए, आप बच्चों में से जब मैं क्वेश्चंस करता हूं कि बताइए आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं या कितनी बच्चियां हैं जो क्लास में भी बैठी हों या क्लास से बाहर हों तो अपनी मम्मी पापा को बाकायदा मैसेज करती हैं कि मम्मी जी आई मिस यू, पापा जी आई मिस यू, या मम्मी जी आई लव यू। कोई करता है ऐसा? शायद। तो जो उत्तर निकल के आता है ज्यादातर बच्चे हंसते भी हैं कि ऐसा क्या क्वेश्चन सर ने पूछा है, और बोलते भी हैं कि नहीं करते। और ज्यादातर आप ही अपने आप सोचिए करते हैं ऐसा? शायद नहीं करते होंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, बात जब आपकी ये आती होगी कि आप क्लास में बैठे हैं और उधर से आपकी गर्ल हैं या बॉय हैं, तो यदि आपकी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का फोन आया है, आपको आता है या मैसेज आता है और क्लास में आया, मान लीजिए आई लव यू, आप भी डाल दोगे आई लव यू गोलगप्पे, आई लव यू व्हाटएवर जो भी है, आई लव यू जानू, चिंटू, पिंटू, कुछ भी डालोगे नहीं डालोगे? बिल्कुल भेजते हैं। क्लास से बाहर ही आप चिपके हो, फोन से चिपके हुए हो। लेकिन आप दो चीजें देखिए यहाँ पे, समझने वाली क्या है, जब आपको चोट लगेगी, कहीं जा रहे हो, जब आपको ठोकर लगेगी तो आपको याद किसकी आएगी? सबसे पहले मुंह से क्या निकलेगा? हाय मम्मी। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाय मम्मी। अच्छा आपने सबसे ज्यादा क्लास में, क्लास के बाहर, अपने खेतों पर और सभी जगह पर कहीं भी जा रहे हैं, वहां पर बाइक पर जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा याद किसको किया मोबाइल पर? गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को? इन्हीं दोनों को तो याद किया। क्या ये सही समय पर आपको आपके काम आए? नहीं आए। काम कौन आई? मम्मी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अच्छा मम्मी क्यों याद नहीं आपको? क्योंकि मम्मी को आपने कभी भी याद नहीं किया है। मम्मी को तो आपने हमेशा अपने घर पर देखा है, बस आप देखते रहे हैं। जब भी घर पहुंचे मम्मी मिल गई, वो अलग बात है कि मम्मी ने आपकी पिटाई कर दी, आपने कुछ ऐसा किया या सुताई कर दी, वो एक बात अलग है। लेकिन आपने देखा बचपन से क्या है, मम्मी की ही मार खाई है, सब कुछ मम्मी शुरुआत से खाना दे रही है, खाना बना रही है, आपको मम्मी ही दिख रही है बस। तो आपकी मम्मी कहाँ फिट हो गई है? माइंड में, बिल्कुल जहां, क्योंकि आपने मम्मी को इतना देखा है, बचपन से इतना देखा है कि बस आप कुछ भी आपके साथ गलत होगा तो मुंह से क्या निकलता है? मम्मी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, याद की हुई चीजें, जिस प्रकार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपके काम नहीं आए, आपकी मुसीबत में आपके याद की हुई चीजें, यदि आपने कोई चीज याद की है या मैं कुछ भी करा रहा हूं, आप याद करते हैं, वो चीजें कभी काम नहीं आएंगी। बस वहां क्या होगा, आप गाटर की तरफ देखोगे एग्जाम्स हॉल में, तो बस चीजों को याद नहीं करना है।
तो आप कहोगे बड़ा अजीब मास्टर है, करे क्या फिर? तो करना कुछ नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना है कि चीजों को बार बार देखना है। देखने का तात्पर्य रिवाइज करना है। जितना देखो आप रिवाइज करें जितना हो। फिर मैं बताऊंगा रिवीजन किस तरीके से किया जाता है, एक प्रॉपर रिवीजन जिस तरीके से आप पढ़ेंगे मैं बताऊंगा किस तरीके से। हमें नोट्स भी बनवाऊंगा, बताते चलूंगा आपको नोट्स बनाइए किस प्रकार क्या करना है, ठीक है कि नहीं, और किस प्रकार अंडरलाइन कराना है। मैं बार बार अंडरलाइन में चीजें बोल के भी लिखाऊंगा। ऐसा हम लोगों का यहाँ उसी प्रकार चलेगा जो एकदम ऑफलाइन क्लास चलती है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है, जिस प्रकार ये सब काम में नहीं आए तो ध्यान रखना याद की हुई चीजें काम नहीं आती। याद करोगे? अब नहीं करोगे ना, ठीक है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों याद नहीं करना है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दूसरी शब्दावलियों पर। तो हमारी जो बेटा दूसरी शब्दावली है, जो अगली शब्दावली है जो निकल के आती है वो है बेटा राज व्यवस्था। कौन बेटा? राज व्यवस्था, जिसको आप क्या बोलते हैं? पॉलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिटी बोलते हैं आप, राज व्यवस्था, पॉलिटी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये पॉलिटी क्या होता है। क्या देखते हैं बेटा? पॉलिटी क्या होता है। तो आप ही हमें डेराइव करिएगा। तो बताइए कोई भी बच्चा पॉलिटी क्या होता है, पता है किसी को? आप ही तो नहीं पता होगा तो हम, लेकिन पॉलिटी पढ़ने से पहले देखिए दो चीजें हैं, क्योंकि हमें दोनों शब्दावली पढ़नी है। अभी हमें संविधान भी पढ़ना है कि संविधान क्या होता है, अभी नहीं पढ़ा, और हमें यह भी पढ़ना है कि पॉलिटी क्या होती है। तो हम पॉलिटी को पढ़ने से पहले हम प्रेफरेंस देंगे क्यों ना पहले संविधान पढ़ाया जाए। दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। आप बोल रहे हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, नहीं, दोनों शब्दावलियां अलग हैं। तो हम प्यारे बच्चों देखते हैं, तो पॉलिटी से पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा संविधान को। प्यारे बच्चों किसको दूंगा? संविधान को। तो अब देखते हैं हमारा संविधान क्या है। इसमें जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं आप, ठीक है कि नहीं? अब आप ही बताइए संविधान क्या है। तो देखो जिस प्रकार बेटा हम लोग परिवार पे आते हैं, अपने अपने परिवार पे, जहां पहले स्टार्ट किया वहीं पे, तो आप देखेंगे जिस प्रकार एक देश का शासन चलाने के लिए, जिस प्रकार एक परिवार का शासन चलाने के लिए, अच्छा आपका परिवार होगा तो उस परिवार के कुछ रूल्स हैं कि नहीं? रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि जो बच्चियां हैं वो इतने बजे से इतनी, आप मान लीजिए, क्योंकि सारी बाउंडेशंस किसके लिए होती है बेचारी? गर्ल्स के लिए, ठीक है कि नहीं? लड़कों के लिए होती है कोई बाउंडेशन? नहीं होती है। चाहे वो पीस कितने भी बजे आए, कितने भी बजे आए या कितने भी बजे जाता है, उस पीस के लिए शायद कोई बाउंडेशन नहीं होगी। बाउंडेशंस किसके लिए होती है? बच्चियों के लिए होती है। तो होगा क्या, बहुत सारे घर में रूल्स होंगे कि इतने बजे से पहले नहीं आएंगी, इतने बजे आएंगी, या फलानी महिला है ये काम करेगी, दादी जी ये करेंगी, दादाजी रेगुलेशन करेंगे, पिताजी चलाएंगे परिवार को। तो कुछ रूल्स हैं कि नहीं हैं? ठीक है। तो जिस प्रकार एक परिवार में रूल्स हैं बहुत सारे एक परिवार को चलाने के लिए, तो ये तो बेटा बहुत बड़ा देश है कि नहीं? तो इस देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत होगी कि नहीं होगी? तो जिस प्रकार एक परिवार नामक संस्था को रन करने के लिए हमें एक कुछ रूल्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए भी हमें कुछ मूलभूत चीजों की आवश्यकताएं होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। और उन रूल्स एंड रेगुलेशन के रिटन कलेक्टिव फॉर्म को, लिखित में कहीं सारी चीजें लिखी हुई हैं। मान लीजिए किसी कॉपी में मैं सारे घर के रूल्स लिख दूं, तो वो जो कॉपी है वो घर का क्या हो जाएगी बेटा? संविधान हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, जो इस देश के जो रूल्स हैं जहां लिखे हुए हैं कलेक्टिव फॉर्म में, सब इकट्ठे लिखे हुए हैं, वो क्या है? इस देश का संविधान है। तो बेटा मैं एक शब्द में कहूं, जहां या लिखित विधियों का लिखित विधियों का संग्रह या समुच्चय। क्या बेटा? संग्रह या समुच्चय, ध्यान रखना है आपको। तो जहां लिखित विधियों का कलेक्टिव फॉर्म है, हम कलेक्टिव फॉर्म को ही बेटा क्या बोलेंगे? ध्यान रखना है, हम कलेक्टिव फॉर्म को ही, लिखित जो विधियां हैं उनके कलेक्टिव फॉर्म को हम संविधान बोलते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट पढ़ता हूं मैं आगे। तो भारतीय संविधान बेटा कैसा है?
लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। कैसा संविधान है भारतीय संविधान? लिखा हुआ संविधान नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों, दो चीजें और भी निकल के आ जाती हैं इसी जगह से। मैं थोड़ा सा कुछ नहीं, साइड से कहीं भी मैं आपको बता दे देता हूं। जैसे है क्या, कुछ देशों का संविधान आपको पता है लिखा हुआ है, लिखित संविधान है। तो आपने अक्सर दो शब्दावलियां सुनी होंगी कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो बेटा ये लिखित क्या होता है? यानी कि जैसे भारतीय संविधान लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखित हो गया। अच्छा ठीक है। और जैसे मान लीजिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान उसको बोलते हैं, इसका मतलब वो लिखा हुआ नहीं है, वो वैसे ही सबको याद हो गया है, ऐसा है कुछ नहीं। प्यारे बच्चों, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो देखो लिखित संविधान का तात्पर्य क्या होता है बच्चों, मैं चीजें समझा देता हूं, बहुत इजी है एकदम शब्दावली, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं समझा दे। देखो तो लिखित संविधान प्यारे बच्चों किसको बोलेंगे? लिखित संविधान का मतलब है, क्योंकि भारतीय संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। क्योंकि भारतीय संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया है। किसने बनाया है? एक संविधान सभा। ब्रिटेन के संदर्भ में हम इसको कमेटी भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली कहें तो एक बहुत सारे लोगों के कलेक्टिव फॉर्म में, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, उसी को हमने बोल दिया संविधान सभा है ये। तो जो संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा ने किसको बनाया है? संविधान को। तो ध्यान रखना है, जहां भी या जिस देश में भी पर्टिकुलर एक कमेटी या कुछ लोगों के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए जाएंगे, उन संविधान को कौन सा संविधान बोलेंगे प्यारे बच्चों? लिखित संविधान। कौन सा संविधान बोलेंगे? लिखित संविधान। अब आती है इसके बाद आखिरकार फिर अलिखित संविधान क्या होता है? तो हम लोगों का ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि लिखित संविधान क्या होगा। अच्छा, जब लिखित है इसका मतलब कुछ संविधान अलिखित भी होंगे, सीधे सीधे है। तो अलिखित क्या होगा बेटा? अलिखित संविधान क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। अलिखित, तो ध्यान रखना है आपको, अलिखित का मतलब ये नहीं है कि वहां का संविधान ब्रिटेन का लिखा हुआ नहीं, वहां का संविधान लिखा हुआ तो है, लेकिन पर्टिकुलर किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा बनके कमेटी वहां बैठी और कमेटी ने फिर सारे इस देश के जो ब्रिटेन के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए हैं, नहीं, वहां सारी चीजें व्यवहार में ट्रेडिशंस के आधार पे, जरूरत के आधार पे। मान लीजिए उनको कभी किसी रूल्स की जरूरत पड़ गई और उन्होंने वही रूल्स डेवलप कर दिया, ठीक है कि नहीं? तो वहां पे चीजें आवश्यकता के अनुसार उनका संविधान डेवलप हुआ है, इसीलिए उस संविधान को बच्चों क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान, क्योंकि वो किसी संविधान सभा ने पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपके समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया हो, या मान लो आपको ये लग रहा हो कि नहीं सर आप इसको लिखा हो देते, तो बाकायदा आप उसको लिख भी सकते हैं पीछे आराम से। मैंने इतना अच्छे से समझा दिया कि आप उसको कहीं भी नोट डाउन भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो बेटा संविधान क्या होता है इसके बाद? तो हम लोग इस जगह थे कि लिखित विधियों का संग्रह या समुच्चय। अच्छा बेटा, अच्छा जिस प्रकार बताइए आप ही इस देश में जिस प्रकार, अच्छा एक परिवार में रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा पावरफुल होंगे या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति? आप ही बताइए मुझे सोच के। यानी कि मान लीजिए किसी परिवार में गीता सीता नामक बच्चे हैं, मान लिया राम है, गीता है, सीता है, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं। कोई गोलू है और चिंटू है, पिंटू है, मान लीजिए सोनू है, इस प्रकार कुछ बच्चे हैं किसी परिवार में। और उसी परिवार के बहुत, क्योंकि परिवार तो रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहा होगा, तो कुछ रूल्स भी होंगे। अब मान लीजिए हम परिवार पे ही आते हैं। अब किसी, क्योंकि भारतीय में कुछ ऐसा है, यहाँ पर हमारे भारतीय जो समाज है पर्टिकुलर में, यहाँ देखूं तो बहुत सारी जातीय व्यवस्थाएं भी हैं। अब कोई भी बच्चा ये बोल दे कि नहीं पापा मैं तो दूसरी कास्ट से शादी करूंगा, मान लीजिए कोई और पसंद आ गया उसको, ऐसा बोलता है, तो घर वाले बोल भी देते हैं कि भाई हम लोगों की जो सारी चीजें हैं हमारी इज्जत के खिलाफ मत जाना। आपने देखा भी, हरियाणा में तो बहुत होता है, खाप पंचायतें भी बैठती हैं, आपने देखा भी होगा। तो जब भी वो लोग हरियाणा में जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, यदि परिवार के या रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाते हैं, तो कहां मिलते हैं लटके हुए? खेत में। नहीं समझ में आया? यानी कि सुबह कहां लटका देते हैं? किसी पेड़ पे दोनों को लटका देते हैं और मार दिए जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखना है। तो इसका मतलब एक परिवार में जिस प्रकार सर्वोच्चता रूल्स एंड रेगुलेशंस को दी जाती है, परिवार में मेन रूल्स होते हैं, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों एक देश के शासन में भी जो मूलभूत होते हैं, जो मेन होते हैं, वो कौन होगा? तो किसकी सर्वोच्चता होगी?
विधि की सर्वोच्चता, रूल्स की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। तो मैं कहूं तो सब जहां भी संवैधानिक शासन होगा वहां सर्वोच्चता किसकी होगी? संविधान की सर्वोच्चता। मेरे प्यारे बच्चों, किसकी सर्वोच्चता होगी? संविधान की सर्वोच्चता होगी। ये चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी है। या ठीक है, या विधि की सर्वोच्चता, रूल्स, विधि की सर्वोच्चता होगी मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की सर्वोच्चता या विधि की। क्वेश्चन ये था यूपीपीसीएस में बेटा पूछा गया है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में या एक लोकतांत्रिक देश में या एक संवैधानिक शासन में इस प्रकार से शक्ति का अंतिम स्रोत है कि जो शक्ति है एक लोकतंत्र में या एक संवैधानिक देश में जो शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वह कौन है। और ऑप्शंस में क्या थे प्यारे बच्चों? ऑप्शंस में थे आपके संविधान था, भारतीय जनता थी, और उसके अलावा भी संविधान था, और उसके अलावा हमारी संविधान हो गया, भारतीय जनता हो गई, ये सारी, और संसद था और राष्ट्रपति था। तो आप ही बताइए यहाँ पे जो मेन है संवैधानिक व्यवस्था में जो मेन है वो कौन है प्यारे बच्चों? तो अब आपको ध्यान आ ही गया होगा, जो मेन है वो क्या है? हमने पढ़ा भी, विधि है, विधि का मतलब संविधान। तो यहाँ पर भी मेन क्या होगा? जो मेन होगा वो क्या होगा? यहाँ सही आंसर इसका संविधान होगा। हाँ, लेकिन यदि यहाँ संविधान नहीं होता तो क्या आंसर होगा? तो ध्यान रखना है, उस स्थिति में हमें पता है ये संविधान किसके लिए बना हुआ है? आप लोगों के लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए। किसके लिए है? जनता के लिए। तो आंसर उसके बाद क्या होगा? यदि पहले संविधान होगा, यदि संविधान ऑप्शंस में नहीं है तो जनता आंसर उसका सही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसके बाद आप ही मुझे डेराइव करिएगा। संविधान की सर्वोच्चता हो गई, लिखित विधियों का संग्रह या समुच्चय हो गया। अच्छा, संविधान में शक्तियों का पृथक्करण होगा या एकीकरण होगा? आप ही बताइए। हमने राजतंत्र में पढ़ा था, राजतंत्र में शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होती हैं। क्या संवैधानिक शासन में भी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होंगी? आप ही सोचिए। नहीं, क्योंकि एक सिस्टम है कि नहीं है। अच्छा, एक परिवार के अंदर शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होगी? ऐसा तो नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा होगा कि नहीं, कि कोई कुछ संभालेगा, कोई कुछ। हाँ, ये हो सकता है किसी के पास शक्ति अपेक्षाकृत ज्यादा हो, ऐसे ही देश में भी हो सकता है, देश के शासन में। तो यहाँ पर क्या होगा? शक्तियां बटी होंगी, शक्तियों का बंटवारा होगा, बाकायदा बंटवारा। एक न्यायपालिका होगी, एक विधायिका होगी बेटा, एक कार्यपालिका होगी, सिस्टम में एक राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी बेटा, मंत्रिमंडल होगी। तो इसी प्रकार क्या होगा बेटा? शक्तियों का पृथक्करण होगा। ध्यान रखना है आपको, शक्तियों का पृथक्करण क्या होगा बच्चा? शक्तियों का पृथक्करण मैं कहूं तो बेटा एक न्यायपालिका होगी। कौन होगा बच्चों? न्यायपालिका होगी। और न्यायपालिका के साथ साथ इधर कार्यपालिका होगी। कौन होगी? कार्यपालिका। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका है, विधायिका है। ऐसे सिस्टम बना हुआ है कि नहीं? बताइए ना, बना हुआ है ना? ठीक है कि नहीं? तो इस सारे फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। तो बच्चों समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट शब्दावली की ओर बेटा मैं रुक करता हूं। तो हमारी जो अगली शब्दावली है प्यारे बच्चों वो है ये, यहां जाइए नेक्स्ट शब्दावली। तो प्यारे बच्चों जो हम लोगों की जो दूसरी शब्दावली जो निकल के आती है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है राज व्यवस्था। क्या बेटा? राज व्यवस्था। मैंने आपसे अभी बोला था बस संविधान से पहले ही कि हम लोग संविधान पढ़ने के बाद राज व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसको आप पॉलिटी बोलते हो। तो आपको पहले तो दो चीजें ध्यान रखनी है। आप ही बताइए, एकेडमिक स्तर पे मैं कहूं या कंपटीशन के स्तर पे आपको क्या पढ़ाया जाता है? संविधान पढ़ाया जाता है या राज व्यवस्था? सोचिए। तो आपको ध्यान रखना है, आपको राज व्यवस्था पढ़ाई जाती है, संविधान नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए आप देखोगे, सिलेबस देखिए, किसी भी एग्जाम्स को निकालने के लिए पहले ध्यान रखना है कि आपके टेबल पे बैक ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर और उसके अलावा जो भी आप जिस भी एग्जाम्स की, ए ग्रुप में कोई एग्जाम है या जिस भी क्षेत्र में आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस और बैक ईयर्स के क्वेश्चंस होना
बहुत जरूरी है, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीजें, जिस प्रकार आपको कहीं जाना है तो उस जहां जाना है, मान लीजिए मुझे हाथरस जाना है या अलीगढ़ जाना है, तो अलीगढ़ का मेरे पास एक रोड मैप होना चाहिए कि नहीं, एक रास्ता होना चाहिए कि नहीं, कि मैं ऐसे करके जाऊंगा, या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसी प्रकार हम जब किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर कैसे पूछे गए हैं, एग्जाम जो भी कमीशन जो आपका एग्जाम लेता है, जो भी आयोग ले रहा है, वो उसकी रणनीति क्या होती है, उसका उस एग्जामिनर का मनोविज्ञान क्या है, या उस पर्टिकुलर संस्था का मनोविज्ञान क्या है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है कि नहीं, और सिलेबस क्या है, कहां से कितना कैसे पूछती है, ये सब होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बच्चा ये ध्यान रखना है ये सारी चीजें, ठीक है कि नहीं। तो ये दो चीजें अपनी स्टडी टेबल पर शामिल कर लीजिए अभी से, ठीक है कि नहीं। बहाना नहीं चलेगा, बहाना चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बहाने मारते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो राज्य व्यवस्था बेटा क्या होता है, तो हम देख लेते हैं राज्य व्यवस्था। देखो राज्य व्यवस्था बेटा बस सिंपल सा है, अभी हमने क्या पढ़ा था, संविधान का पढ़ा था, क्या पढ़ा बेटा, संविधान पढ़ा था। देखो तो राज्य व्यवस्था क्या है, इस संविधान का व्यवहारिक रूप, बेटा कैसा रूप, व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक रूप, या मैं बेटा एक और शब्द लिखूं इसके लिए, कार्यात्मक रूप, फंक्शनल, कौन सा, फंक्शनल, यानी कि हमारे जो संविधान का एकदम व्यवहारिक रूप है, जो प्रयोग में लाई जाने वाला रूप है, जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, जैसे जो जजों की बेटा जो नियुक्ति होती है ना, वो किसके द्वारा प्रेजेंट में हो रही है, बताइए आप लोग ही। तो प्रेजेंट में जो नियुक्ति हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो रही है किसके द्वारा, कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा, कॉलेजियम किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, कॉलेजियम। और बेटा ये कॉलेजियम क्या है, तो कॉलेजियम कुछ और नहीं, हम बोलते हैं बेसिकली, अभी मैं न्यायपालिका में सारी चीजें आपको बताऊंगा, तो अभी के लिए जितना जरूरी है वो ये है, अ ग्रुप ऑफ जजेस, क्या बेटा, अ ग्रुप ऑफ जजेस, यानी कि ऑफ जजेस, यानी जजों का समूह, और उसी को बोल देते हैं जजों के समूह को बेटा बेंच, एक पर्टिकुलर बेंच के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कॉलेजियम में। ये कहां लिखा हुआ है, ये कि जजों की नियुक्ति संविधान में, या जो जजों की नियुक्ति है किसके द्वारा होगी, कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा होगी, ये वर्तमान में प्रावधान है बेटा। जबकि पता है आपको संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि जो जजों की नियुक्ति होगी बेटा, वो एक आयोग के द्वारा होगी, जिसका नाम होगा न्यायिक नियुक्ति आयोग। कौन सा, न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये लिखा हुआ है बेटा बाकायदा, आपको ध्यान रखना है। तो जब भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, जबकि रियलिटी में बेटा किसके द्वारा हो रही है, कॉलेजियम के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, कॉलेजियम के द्वारा। तो ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, क्या है ये, संविधान, और ये कॉलेजियम है वो क्या है, राज्य व्यवस्था। नहीं आया समझ में, आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपकी शंका को दूर करने के लिए। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं यहीं पे, देखिए जैसे है क्या, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, अभी बताइए सरकार किसकी है, तो हम देखते हैं, हम देखेंगे तो सरकार, आप में से बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि सर एनडीए की है, ठीक है कि नहीं, बताएंगे एनडीए, क्योंकि बेसिकली एक दल है, गठबंधन दल, जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बेटा, जिसको कितनी सीटें मिली हुई हैं, टोटल सीटें हैं 354, कितनी है मेरे बेटो, 354 हैं। और जबकि इसी एनडीए का एक भाग है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसको कितनी सीटें प्राप्त हैं प्यारे बच्चों, 302, कितनी प्राप्त हैं, 302 हैं। तो पूर्ण बहुमत प्राप्त है कि नहीं, बीजेपी को अकेले भी पूर्ण बहुमत प्राप्त है, और वैसे भी तो सरकार किसकी है, बीजेपी की। ये क्या है, संविधान, आपको पता ही है कि सरकार आपको दिख रही है, लेकिन रियलिटी में आप देखो कि वोट किस व्यक्ति के बलबूते पर मिला, रियलिटी में आपको शक्ति के सेंटर में कौन दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखेगा कि जिस जो शक्ति के सेंटर में जो दिखाई दे रहा है वो एक व्यक्ति है, मोदी जी। कौन, मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वोट किसके नाम पर मिला था, मोदी जी के नाम पर प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ये वोट मोदी जी के नाम पर मिला था, ध्यान रखना है। तो रियलिटी में हमें जो दिखाई दे रहा है, तो मोदी जी जो रियलिटी में मोदी जी की शक्ति दिखाई दे रही है, वही है राज्य व्यवस्था। और हमें संविधान के अनुसार मालूम क्या पड़ रहा है,
कि सरकार किसकी है, बीजेपी की है। नहीं आया बच्चों समझ में? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संविधान और राज्य व्यवस्था का फर्क मालूम पड़ गया होगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक शब्दावली और बचती है, एक छोटी सी शब्दावली है, आप परेशान ना हो, अभी तो क्लास ज्यादा नहीं हुई है, बस अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है खास। तो बेटा जो नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट शब्दावली है वो है संविधानवाद। बेटा ध्यान रखना है, संविधानवाद, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और इससे क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया है। सीडीएस में संविधानवाद क्या है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझाता हूं, हम लोग तुलना करके आपको एकदम में बिठा दूंगा, एकदम सीख जाएंगे। अब आप ही बताइए, इन सब में कुछ याद करने जैसा है कुछ भी? तो आप क्या पाएंगे? नहीं कुछ भी, बस चीजों को आप मेरी क्लास लेने पहले नेक्स्ट क्लास जब भी लें बस आपको चीजें एक बार देख लेनी है और कुछ भी नहीं करना है। मैं बाकी तो यहाँ सारी चीजें कराऊंगा यहाँ पे। तो बेटा संविधान क्या होता है? संविधानवाद, हमने अभी तक संविधान पढ़ा है। अच्छा तो देखिए हम दो देश ले लेते हैं, एक लेते हैं कोई गैर लोकतांत्रिक देश, गैर लोकतांत्रिक देश। कैसा बेटा? गैर लोकतांत्रिक देश लेता हूं मैं। और दूसरा कैसा लेता हूं बेटा? लोकतांत्रिक देश लेता हूं, लोकतांत्रिक देश। अच्छा बेटा आप ही बताएं बेटे मुझे कि प्यारे बच्चों बताइए मुझे, गैर लोकतांत्रिक देश में मैं किसका उदाहरण ले सकता हूं? यूएई का ले सकता हूं कि नहीं? अच्छा यहाँ पे किसका ले लूं लोकतांत्रिक देश में? एक तो आपको पता ही है कौन है, अपना इंडिया है। अच्छा दूसरा बताइए, हर बात पे इंडिया ही बोलोगे क्या आप? और भी तो है। तो इसका एक और उदाहरण है यूएसए, यूएसए में भी तो लोकतंत्र है ना। तो वो सारी चीजें अब देखिए, अब हम यहाँ चीजों को धीमे समझना स्टार्ट करें। तो देखिए गैर लोकतांत्रिक देश की विशेषता बताइए आप मुझे, यहाँ पे जो शासन होगा बेटा वो किसका होगा? राजा का होगा या जनता का शासन होगा? मैंने सीधे बताया गैर लोकतांत्रिक का मतलब राजतंत्र एक तरीके से। तो यहाँ पे बेटा शासन किसका होगा? राजा का शासन। किसका होगा बेटा? राजा का शासन होगा। अच्छा आप ही बताएं मुझे, डेराइव करिए, यहां जब राजा का शासन होगा तो यहां पर किसका शासन होगा? इस जगह पर किसका शासन होगा? तो ध्यान रखना है यहां पर किसका शासन होगा? निर्वाचित राष्ट्रपति का शासन बोल सकता हूं कि नहीं मैं, या जनता का शासन होगा कि नहीं? तो बेसिकली यहां शासन किसका होगा बेटा? जनता का शासन होगा। ध्यान रखना है क्योंकि अंतिम रूप से शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। संविधान में तो है ही है, संविधान से पहले सब कुछ है किसके लिए? जनता के लिए। तो जनता का शासन आप लोगों, बेसिकली ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ है वो किस व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बना हुआ है? मेरे लिए और आप सब के लिए, हम सब लोगों के लिए ही तो ये सिस्टम बना हुआ है। तो जनता का शासन। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा यहाँ जो गैर लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर सर्वोच्चता किसकी होगी? संविधान की या किसी व्यक्ति की या राजा की? तो हम बोलेंगे किसकी सर्वोच्चता होगी? राजा की। और राजा कौन है? व्यक्ति। तो बेसिकली पर्टिकुलर एक व्यक्ति की सर्वोच्चता किसकी होगी? व्यक्ति की सर्वोच्चता होती है बेटा। किसकी होगी? व्यक्ति की सर्वोच्चता। अच्छा यहां सर्वोच्च कौन होगा? संविधान या विधि। संविधान की सर्वोच्चता होगी कि नहीं बेटा? आप ही बताएं, हमने सब पढ़ा है अभी, बस संविधान की सर्वोच्चता होगी। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा अगला पॉइंट आता है हम लोग, अच्छा राजा का शासन होगा, व्यक्ति, यहाँ पे सरकार जो भी व्यक्ति होगा वो आनुवंशिक होगा या गैर आनुवंशिक? सीधी सी बात है, राजा है, हमने अभी पढ़ा है जस्ट, तो आनुवंशिक होगा। कैसा होगा? आनुवंशिक होगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा यहाँ पे कैसा होगा बेटा? तो यहाँ गैर आनुवंशिक होगा, गैर आनुवंशिक होगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शक्तियों का क्या होगा? कलेक्टिव फॉर्म होगा या फिर अनकलेक्टिव फॉर्म, एकीकरण या प्रत्यक्करण। तो मैंने बताया कि शक्तियां सारी एक व्यक्ति में नहीं होंगी, तो शक्तियों का एकीकरण होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा? एकीकरण होगा। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा? शक्तियां अलग अलग लोगों के हाथ में होंगी। मैंने बताया न्यायपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका है, तो इसका मतलब प्रत्यक्करण होगा। शक्तियों का क्या होगा बेटा? प्रत्यक्करण। ध्यान रखना है, शक्तियों का प्रत्यक्करण होगा। शक्तियों का अलग अलग हाथों में होंगी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आप ही बताइए मुझे, डेराइव करें आप ही लोग। अच्छा यहां तक मैं मान के चलता हूं कि आपने सारी चीजें नोट डाउन कर ही ली होंगी, तो मैं यहां से ऊपर के एक दो पॉइंट्स को साफ कर देता हूं, इधर से भी इधर से, जिससे एक स्पेस हो जाए।
अच्छा, यहाँ पृथक्करण होगा। अच्छा, इसके बाद मैं यहीं पर आता हूँ। अच्छा बताइए, यहाँ पर शासन सीमित होगा या असीमित होगा? गैर लोकतांत्रिक ये पूछता है कि गैर लोक निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं, कौन निम्नलिखित में से कौन गैर लोकतांत्रिक देशों की विशेषताएं, तो इनको समझ लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पुट अप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो गैर लोकतांत्रिक राजा का शासन होगा वो सीमित होगा, लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड? सीधी सी बात है, उसका मन करेगा वो करेगा। अभी आपका मान लीजिए, उसको मान लीजिए आपका हाथ पसंद आ गया, क्या करेगा? आपसे हाथ मांगेगा? नहीं मांगेगा, कटवा देगा, भाई काट दो इसका हाथ, दे दो मुझे। कुछ भी पसंद, आपकी कुछ भी पसंद आए, गर्दन पसंद आ गई तो गर्दन ही ले लेगा आपकी, लेगा कि नहीं? इसका मतलब है कि शासन होगा, जो उसके समझ में आएगा वो करेगा वो, यानी कि असीमित शासन। कैसा होगा बेटा? असीमित शासन होगा, असीमित होगा, असीमित शासन होगा। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे शासन कैसा होगा? असीमित होगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर लौट आता हूँ, यहाँ पे शासन कैसा होगा? क्या शासन असीमित होगा या जगह जगह पर हर व्यक्ति के लिए, राष्ट्रपति के लिए भी या जनता के लिए भी या और जितनी भी संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, विधायिका, सबके लिए इंस्ट्रक्शंस होंगे। शासन को पर्टिकुलर सीमित भी किया जा सकता है, किया जा सकता है बिल्कुल। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चीजों को सीमित भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे कैसा शासन होगा बेटा? सीमित शासन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। क्या? सीमित शासन। और ये सारी जो बेटा मैंने जितनी सारी विशेषताएं दिखाई हैं एक लोकतांत्रिक देश की, वही क्या है? संविधानवाद। नहीं समझ में आया? ठीक है कि नहीं? तो एक लोकतांत्रिक देश की जितनी भी विशेषताएं हैं उन्हीं को हम संविधानवाद बोलते हैं। तो बेटा मैं मान के चलता हूं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं आगे की तरफ रुख करता हूं। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, जितनी भी शब्दावली थी जो एक जरूरी है स्टार्ट करने के लिए, कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, मैंने शब्दावलियों को आपको पढ़ा दिया है। पढ़ा क्या? सिखा दिया है मैंने आपको। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अब हम लोग पर्टिकुलर किसी टॉपिक में एंट्री करते हैं। मैं पर्टिकुलर टॉपिक आपको बता देता हूं, थोड़ा सा केवल डिस्कस कराऊंगा, फिर हम लोग अनवरत रूप से जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखिए बेटा, जो पॉलिटी के होता क्या है, जनरली यही होता है कि बैकग्राउंड जो हम लोगों के जो शब्दावलियां हैं, कोई भी टीचर शब्दावली कराने के बाद सीधे आता है पहले चैप्टर पे आपके जो संविधान का बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है उसकी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपको पढ़ाना स्टार्ट करता है। क्या ये सही है या गलत है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो हम लोगों के सबसे ज्यादा लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग 60%, वो केवल मेरे प्यारे बच्चों 3 चैप्टर्स से होते हैं। वो 3 चैप्टर्स हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन्हीं तीनों टॉपिक्स को हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। किसकी? संविधान की। तो संविधान की बैकबोन है ये। यदि 3 टॉपिक्स आपके हाथ में हैं और आप निश्चिंत रहिए, 3 टॉपिकों के साथ आप खेलोगे आप। अब पॉलिटी के साथ, पॉलिटी आपके साथ नहीं खेलेगी। इस क्लास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप पॉलिटी के साथ खेलना स्टार्ट कर दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 3 टॉपिक है या 3 टॉपिकों पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है, तो फिर बाकी के टॉपिक तो एकदम हलवा हो जाएंगे आपके लिए। इट जस्ट अ केक वॉक। एकदम में आपको कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा सर करा क्या रहे हैं, आपको लगेगा सर एकदम थोड़ा तेज जल्दी जल्दी कराइए, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सब करा दिया, क्योंकि मेनली 3 ही टॉपिक हैं। अब इसके बाद जो अदर के टॉपिक हैं, अदर्स जितने टॉपिक बचते हैं उनसे मात्र 30 से 40% पूछता है क्वेश्चंस। तो आप ही डिक्लेयर करिए, एक अच्छे टीचर को आप ही सुझाइए। जो एक टीचर आपके सिलेक्शन के प्रति प्रतिबद्ध है, एक जो अच्छा टीचर है, ठीक है, उसको क्या पढ़ाना चाहिए? आपको यहां से पहले स्टार्ट करना चाहिए, यहां से, सीधी सी बात है, यहां से पहले आपको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें एक समझने के लिए भी, आपको एक डेवलप करने के लिए भी आपको वहां से पढ़ाना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है, हम लोग जो अब डिस्कस करेंगे, अब चीजों को हम जो सीखेंगे, अब जो पढ़ेंगे, वो किन के माध्यम से या कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है आपको। जो हम लोगों का प्यारे बच्चों मेरा पहले टॉपिक होगा, हम लोग जहां से डिस्कस करेंगे, वो हम लोगों का बेटा पहला टॉपिक है, आपको मैं बता देता हूं, वो है
विधायिका। क्या है प्यारे बच्चों? विधायिका। तो हम लोगों का जो पहला टॉपिक चलेगा आप लोगों का वो विधायिका चलेगा। ध्यान रखना है, हम लोग विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। बस थोड़ा सा मैं चीजों को यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं और उसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पे आगे समाप्त कर देंगे। तो बेटा होगा क्या पर्टिकुलर, देखिए तो देखिए मैं यहाँ पर देखूं, हम देखें कि विधायिका क्या है। तो देखिए देखो बेटा ध्यान रखना है, विधायिका 2 टाइप्स की होती है। आप ही बताइए भारत में शासन है वो कितने स्तर पर है, आप ही देखिए। अच्छा केंद्र में आपको एक व्यक्ति दिखाई देते होंगे मोदी जी, और राज्य में अपने अपने राज्य की तुलना कल्पना करें, जैसे मैं अपने राज्य की जिस राज्य में निवास करता हूं उत्तर प्रदेश, वहां मैं कल्पना करूं तो मेरे आगे जो चेहरा निकल के आता है मुझे सूझता है वो है योगी जी, क्योंकि योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो जिस प्रकार हमें पता है एक देश में, हमारे देश में 2 स्तर पे क्या है, शासन है। तो आप ही बताइए मुझे क्या विधायिका 2 स्तर की नहीं होगी, क्योंकि शासन भी तो 2 स्तर का है। तो ध्यान रखना है विधायिका भी कितने स्तर की होगी, 2 स्तर की होगी। और बेसिकली बेटा अभी इतना ध्यान रखना है, विधायिका का तात्पर्य होता है कि जो विधि बनाती है, विधि या कानून बनाए, विधि या कानून बनाती है। बेटा ध्यान रखना है, जो विधि या कानून बनाए उसी को हम लोग प्यारे बच्चों विधायिका कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो विधायिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं केंद्रीय विधायिका, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, केंद्रीय विधायिका, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं हम लोग संघीय विधायिका। इसका केंद्रीय संघीय एक ही बात है प्यारे बच्चों, तो केंद्रीय संघीय विधायिका। और इधर हमें पता है एक विधायिका राज्य के स्तर पर भी होगी बच्चों, तो उसको बोलेंगे राज्य विधायिका। क्या बोलेंगे, राज्य विधायिका, ठीक है कि नहीं। और एकदम शांत टाइप के नहीं बैठना है, एकदम तरीके से पढ़ना है। और 2 चीजें मेरी क्लास में हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी एकदम ज्यादा वो नहीं बनना है, बहुत ज्यादा आदर्शवादी इंसान नहीं बनना है। बिल्कुल एकदम आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे एकदम सभ्य टाइप के बन जाएंगे, नहीं मैं तो बहुत ज्यादा सभ्य हूँ, सिविलाइज्ड हूँ। अरे नहीं, ये बकवासबाजी है। इसका मतलब ये नहीं है, असभ्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम फुहर टाइप के, नहीं। 2 चीजें हैं, जैसे मैं अक्सर अपनी क्लास में प्राय पूछता भी हूं, मैंने जहां जहां पूछा अपनी क्लास में 2 शब्दावली है, सभ्य और असभ्य। मेरे बच्चों प्यारे बच्चों इसका संबंध अपनी क्लास से है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे है। अच्छा तो मैं जब अपनी क्लास में जब कभी भी पूछता हूँ कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऑप्शंस दूं कि आप सभ्य बनेंगे, सिविलाइज्ड पर्सन बनेंगे या अनसिविलाइज्ड, तो मेरे बच्चे जितने भी हैं उनमें से ज्यादातर बच्चों का उत्तर ये होता है कि सर हम तो सभ्य बनेंगे। असभ्य कोई बनना भी नहीं चाहता है, दिखना भी नहीं चाहता है, तो सभ्य बनेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगभग रेशियो 100% आता है। एक बच्चा मैं छोड़ दूंगा, हो सकता है निकल आए कोई, नहीं रेशियो वही आता है लगभग निकल के। तो अब देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप ही चूज करिएगा। मैं कहूं मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कांड़ा है जिसकी आंख नहीं है, एक व्यक्ति आंख नहीं है, या एक व्यक्ति जिस विकलांग है, पैर नहीं है उसके। अब एक सभ्य और सुशिक्षित व्यक्ति से पूछा जाएगा, तो उससे जब हम पूछेंगे कि बताओ भाई ये व्यक्ति कैसा है, तो क्या कहेगा वो, एकदम अरे सर ये तो फिजिकली डिसेबल है या असमर्थ व्यक्ति है, शारीरिक रूप से असमर्थ है, ठीक है कि नहीं, यही बोलेगा। अच्छा एक बिल्कुल असभ्य इंसान हो, एकदम जो एकदम खुले टाइप का हो, उसको पूछा है क्या बोलेगा, आप ही सोचिए। सीधा थोड़ा सा वो होगा, वो ये नहीं बोल रहा है फिजिकली डिसेबल, वो क्या बोलेगा, अरे ये तो लंगड़ा है, क्या बोलेगा, ये तो लंगड़ा है, या ये लूला है, या ये कांड़ा है, बोलेगा कि नहीं। इसका मतलब, लेकिन आप भी गौर करिए यहाँ पे सच किसने बोला, 16 आने सच किसने बोला, सही बताइए सोचिएगा। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों 16 आना सच इसने बोला है, इस व्यक्ति ने। और इस व्यक्ति ने देखा जाए तो क्या बोला, झूठ। ध्यान रखना है, इसीलिए जो 90 ये सभ्य लोग हैं, जितने मीठे लोग होते हैं, जो बड़ा मीठा मीठा चुपरा चुपरा बोलते हैं एकदम, आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए और एकदम मुस्कुरा जाइए, मुस्कुराते भी रहना चाहिए, ठीक है। देखो जीवन मुस्कुराने का नाम है। अब 2 चीजें हैं, या तो अपने जीवन को एकदम, जीवन एक ही बार मिला है हम लोगों को, तो क्यों ना इसको इस तरीके से बैलेंस में, क्योंकि सब कुछ यही करना है हमें, आपको शादी भी यही करनी है इसी जीवन में, आपको अपनी लाइफ भी यही जीनी है, आपको पढ़ना भी इसी जीवन में है, आपको असफलताएं भी यही मिलनी है, आपको बहुत अच्छी सफलता भी यही मिलनी है। जब सब कुछ यही होना है
तो इस छोटे से जीवन में तो आपको क्यों न लाइफ को ऐसे बैलेंस करके जिया जाए एकदम शानदार तरीके से, आपको कभी अफसोस ही ना हो, एकदम हंस खुश के एकदम एकदम खुश होके। तो होता क्या है, तो यहाँ क्या होगा, तो बच्चों ध्यान रखना है, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सभ्य टाइप के होंगे, एकदम मीठा मीठा बोलते हैं बहुत, ध्यान रखना है ऐसे लोगों की संभावना होती है कि वो 90% झूठ बोलते हैं, ध्यान रखना है। और इन लोगों की प्रबल संभावना होती है कि 90% सच बोलते हैं, ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, इस सभ्य और असभ्य से आज, इस खेल से, इस मनोविज्ञान से आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। जैसे जितने सभ्य लोग हैं, ज्यादातर देखोगे हम लोग समाज को दिखाने के लिए एक ढोंग रच रहे हैं, जो हमारा रियलिटी मनोविज्ञान है। हमने अपनी मानसिक उसको छुपा लिया है, हम सारे काम छुप छुप के करते हैं, कोई भी काम है हम लोगों को, क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारा जो एक ढोंग है, जो नकाबी जो चेहरा है, वो समाज के आगे उसकी पोल ना खुल जाए, ऐसा ना हो जाए। तो हम सभ्य बनने के चक्कर में लोग कि नहीं मैं ऐसा हूं, लोगों को दिखाने के चक्कर में, बड़ी बड़ी बातें करने के चक्कर में होता क्या है, लोग सभ्य बनने के चक्कर में करते क्या है, वो कर ऐसा लेते हैं कि बहुत सारी दिखाने के लिए गाड़ियां खरीद ली और कुछ कर लिया, बड़े बड़े चीजें कर ली, सारी चीजें। और इससे होता क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यही कारण है कि सभ्य लोग जो होते हैं आज सभ्य समाज में, हमारे समाज में आप शहरों में ज्यादा देखोगे डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये समस्याएं कहाँ की हैं, शहरों की हैं। गांव में ये लोग ज्यादा रहते हैं, सभ्य लोग। गांव में क्या ये समस्याएं आप देखते हो, पहले तक तो नहीं थी, आज से लगभग 5 से 6 साल, लेकिन अब ये समस्याएं वहां भी घर घर में लगी हैं। उसका कारण है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये लोग भी, ये ऐसे लोग अब कहाँ पे, गांव में भी होने लगे हैं, गांव में भी ये ढोंग होने लगा है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये जो इसका जो खेल है ना, बड़ा ही निराला है, मनोविज्ञान बड़ा शानदार होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल दूं बेटा प्यारे बच्चों, आपके घर मान लीजिए जब हम सारे लोग बचपन में छोटे थे, एकदम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो जब भी रिश्तेदार आते थे, कोई भी मान लो कोई मिलने वाला आया, कोई रिश्तेदार आया, और बताइए आपको मम्मी जी क्या चाय बनाती थी, बिस्किट होते थे, नमकीन होते थे, तो चुपचाप हम वहां बैठ जाते थे, एकदम शांत ऐसे करके बैठते थे कि नहीं, छोटे थे। तो जब रिश्तेदार आता था तो मम्मी है ना हम लोगों के आगे बैठ जाती थी ऐसे करके, और कि एकदम ये लड़का उस तरफ नमकीन की तरफ, इसकी हम मन तो करता था हम लोगों का नमकीन खाने का, सबका करता था, आप सब बच्चे होंगे सबका किया होगा, लेकिन मम्मी के डर से हमने कभी ली नहीं होगी, क्योंकि मम्मी क्या निकालती थी, आगे निकालती थी, तो डरा धमका देती थी, इसीलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि रिश्तेदार के आगे पोल खुल जाए, अरे आपका लड़का तो एकदम बेकार है, ये तो इतना बेकार है, एकदम सिविलाइज्ड नहीं है, इसीलिए ये सब कर दी थी। अब होता क्या था, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मम्मी से ज्यादा आगे थोड़ी ना हो, मम्मी बच्चे से आगे थोड़ी ना हो जाएंगी। तो होता क्या था, मम्मी इसके बाद नमकीन को कहीं रख देती थी, फ्रिज के पीछे और भी कहीं, जो उनके खुफिया ठिकाने होते थे। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए नमकीन का तो इसका मन कर रहा है, तो कैसे खाएगा, मांग के खाएगा या चोरी करके, सीधी सी बात है, चोरी करके खाएगा। अब जब यही प्रक्रिया 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 6 बार होती है ना, तो वही व्यक्ति एक साधारण सा बच्चे को हम क्या बना देते हैं, चोर, किसके चक्कर में, तो ऐसा क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कल बाप बनेंगे, बहुत सारी बच्चियां हैं वो माएं बनेंगी, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सेंसिबल भी बन जाना है, ऐसा नहीं कि हमेशा आप फालतू की चीजों में लगे हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप फुगड़ बन जाए कि हर किसी को गाली दे रहे हो, कि सर ने तो बोला था सर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाली दो, इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करो कि आप जितना खुला रहें, जितने खुले रहेंगे उतना एक अच्छे स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि आप कम से कम कुंठित नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर नहीं होंगी, आप एकदम स्वस्थ होंगे, आपका मानसिक स्तर बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो मेरी क्लास में मुझे वही पसंद है सभ्य वाले, तो इसी तरीके से बनिए, क्योंकि चीजों को आप बहुत अच्छा सीखेंगे, आपके महसूस भी करेंगे, फ्रस्ट्रेशन आपके नजदीक नहीं आएगी, डिप्रेशन का आप शिकार नहीं होंगे, कभी भी चीजें आपके पास नजदीक आएंगी नहीं, भटकेंगी भी नहीं, क्योंकि आपको पता है आप जो भी मन में आया आप बोल देते हो किसी को, हाँ भाई बोल दिया, ठीक है कि नहीं। तो बेटा अब लोग हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं अपने वही आता हूं। तो विधायिका बेटा 2 टाइप्स की होती है, केंद्रीय विधायिका या संघीय विधायिका, और एक और होती है बेटा राज्य विधायिका। तो केंद्रीय विधायिका बेटा कैसे बनती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो केंद्रीय विधायिका है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके कुछ भाग हैं, वो भाग क्या हैं देख लेते हैं। तो केंद्रीय विधायिका के मेरे प्यारे बच्चों 3 भाग होते हैं, कौन से होते हैं, 3 भाग।
एक बोलते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा लोकसभा। कौन? शोक सभा नहीं, कौन? लोकसभा। अच्छा, और प्यारे बच्चों एक होती है राज्यसभा। ठीक है, ये हमारे दो सदन हैं राज्यसभा। ठीक है, हम लोग डेप्थ में चर्चा करेंगे, परेशान ना हो। मैं सबसे पहले जब टॉपिक उठाऊंगा यहीं से स्टार्ट करूंगा, सारी चीजें टॉपिक 1 टॉपिक 2 सारी चीजें एक एक से हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसे ही कार्यपालिका का मैं डिवीजन कराऊंगा तो वहां से एक एक चीजें हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, कभी भी पूछे आपसे बताओ केंद्रीय विधायिका किस किस से मिलकर बनती है, तो आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नहीं समझ में आया तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीजें सारी चीजें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से बनेंगी तीनों। उसी को हम अब आप बोलेंगे कि ये कैसा टीचर है, हमने तो संसद पढ़ाया आज तक कि संसद इससे मिलकर बनती है। तो मैं आपको प्यारे बच्चों साफ कर दूं, इस केंद्रीय विधायिका जो लोकप्रिय नाम है, इसका जो लोकप्रिय नाम है आप लोगों के बीच में वो क्या है? संसद। इसलिए ध्यान रखना है, संसद का एक नाम और क्या है? केंद्रीय विधायिका। और एक और नाम क्या है? संघीय विधायिका। और प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति हमेशा केंद्रीय विधायिका या संसद का भाग होता है, सदस्य नहीं होता है। तो ये भाग है किंतु सदस्य नहीं है। क्या है बेटा? किंतु सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है कि नहीं? अच्छा बेटा, लोकसभा क्या होता है? तो ध्यान रखना है, लोकसभा क्योंकि हम इसको प्रतिनिधि सदन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बेसिकली, क्योंकि देखो ध्यान रखना है, कभी भी इस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। आप बोले कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री नहीं, लोकसभा का चुनाव होता है। और लोकसभा के सारे मेंबर्स अपने एक लीडर को चुनते हैं, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, यही कारण है क्योंकि हमें पता है ये प्रतिनिधि सदन है, इसलिए हम ये जो हमारा ये सदन है ना, इसको लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा प्यारे बच्चों? निम्न सदन से। ये गलती नहीं करनी है कि बहुत सारे मेरे बच्चे, मैंने देखा भी ऐसा करते हैं। होता ये है कि क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री के बताइए, जो आपका प्रधानमंत्री है क्या, वो कभी भी पूछते हैं क्या चुनाव, तो बार बार गाते रहते हैं एकदम हर किसी को, प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री नहीं, कभी भी प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है। हमेशा चुनाव लोकसभा का होगा या विधानसभा का होगा। ध्यान रखना है, कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? तो अब आपको, और ये जो मेंबर्स का चुनाव होता है, ये मेंबर्स सारे एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो होते हैं, उनके सारे लोग किसी एक नेता को चुनते हैं। वही एक नेता व्यक्ति जो होगा वो या तो प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है बेटा, और इसको हम लोग राज्यसभा, इसको मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग उच्च सदन के नाम से जान सकते हैं, उच्च सदन। ध्यान रखना है, ठीक है? मैं डेप्थ में चर्चा करूंगा, लेकिन धीमे धीमे हम एक एक से उठा के इनसे टॉपिक पढ़ेंगे। ये डायग्राम मेन है, ध्यान रखना है। आपको ये सारी चीजें बताई नहीं जाती, वैसे ही पढ़ा दिया जाता है। लिखो राज्यसभा, लिखो राष्ट्रपति। क्या होगा इससे? जब आपको बेसिक तो भी तो पता होना चाहिए, आखिरकार चीजों का उद्भव कैसे हुआ है, कहां से चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद आते हैं हम लोग राज्य विधायिका पे। अच्छा, तो राज्य विधायिका के बारे में मैं बच्चों चर्चा करूं तो जैसे राष्ट्रपति है, जैसे सेंट्रल के लिए राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य के लिए कौन होगा? राज्यपाल होगा। क्या होगा बेटा? राज्यपाल होगा। ध्यान रखना है, वैसे ही लोकसभा है, उसी प्रकार एक राज्य विधायिका में होगी विधानसभा। कौन होगी बेटा? विधानसभा। और इसका ये कौन सा सदन के नाम से? इसको हम निम्न सदन भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और इस प्रकार जहां उच्च राज्यसभा है, उसी प्रकार यहाँ भी एक सदन होगा राज्य विधायिका में, जिसको हम विधान परिषद बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, राज्य विधायिका का एक लोकप्रिय जो नाम है, जिस नाम से आप सब जानते हैं, उसको राज्य विधानमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल। तो मैं, ठीक है कि नहीं बच्चों? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, बस मेरे अंदर यही सारी चीजें हैं कि बस यही, या तो ये मान लीजिए ये टीचर गलत है या सही है, बस मैं ये कहूंगा कि बस मेरा पूरा जोर रहेगा आपके समझाने पर, मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं आपकी चीज में, दिमाग में चीजों को फिट कर दूं एकदम। तो हम लोग ऐसे ही सीखते हुए, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, चीजों को घोटेंगे नहीं, बल्कि हम लोग समझेंगे और चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे, और हम इस तरीके से फिट कर लेंगे कि चीजें वहीं की वहीं सारी चीजें
फिट हो जाएं। और देखिए अभी मैंने आपसे ये बताया था कि आखिरकार आपको पढ़ना कैसे है, रिवाइज कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं बता देता हूं चैप्टर्स को रिवाइज कैसे करना है। एक तो नया नोट्स रखिएगा बिल्कुल, पॉलिटी के लिए अलग है, हिस्ट्री के लिए, तो अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के लिए रखिएगा। आपको करना क्या है, पहले मान लीजिए आपने आज ये पढ़ा, तो आप जब कल की क्लास मेरी लेंगे यूट्यूब पर, तो पहले इस वाली क्लास का रिवीजन कर लेना है, आज वाली का। अब मान लीजिए फिर आप मेरी कल एक और क्लास हो जाएगी, परसों एक और क्लास होती है, जब भी दूसरी क्लास आएगी तो फिर 2 दिन हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो पहले दिन का पढ़ना है प्लस फिर दूसरे दिन का पढ़ना है, ऐसे ही फिर तीसरे, पहले दूसरा तीसरा, यानी पहले 1 फिर 2 था, फिर 1 2 3, यानी कि पहले आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तब आना है। ऐसे ही फिर चौथे दिन बेटा करना है आपको, ऐसे ही सेम कि आपको पहले दिन का, फिर दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का, फिर चौथे दिन का, ऐसे ही चलना है। अब क्या करना है, जब भी आपका 5वां दिन होगा, ठीक है कि नहीं, आपका कौन सा दिन हो, 5वां दिन होगा, तो आपको करना क्या है, इस वाले को क्या कर देना है, क्विट करना है। क्या करना है बच्चों, क्विट कर देना है इसको, क्विट, यानी पहले दिन का नहीं पढ़ना है। अब दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे पढ़ना है, तीसरा चौथा। तो आपके पास है ना, होगा क्या, आप डेली एक क्विट करते रहिएगा, तो होगा क्या, हमेशा आपके पास 4 दिन का बचा रहेगा, तो एक टॉपिक आपका 4 बार रिवाइज होगा। और जब हम लोगों की पॉलिटी खत्म होगी ना, तो पॉलिटी के साथ आप खेलोगे, पॉलिटी आपके साथ नहीं खेलेगी, फिर आप पॉलिटी के साथ ऐसे खेलोगे कि आप ये कहोगे कि सर क्या करवा दिया आपने, ठीक है कि नहीं। बाकी आपको यदि ये सारी चीजें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों को सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा मिले। बाकी ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।